बच्चों, हम लोग अभी तक न्यूटन के गति के सिद्धांत के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं। अब अभी तक मैंने आपको अभिलंब प्रतिक्रिया के बारे में बताया था कि किस प्रकार से जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में होती हैं, स्पर्श में होती हैं, तो किस प्रकार से उन दोनों सतह के मध्य अभिलंब प्रतिक्रिया लगती है। अब हम जानना चाहते हैं भाई कि अगर कोई वस्तु आपकी एक रस्सी से बंधी है तो उस परिस्थिति में क्या हो रहा होगा, किस प्रकार से रस्सी और वस्तु आपस में संपर्क यानी कि इंटरेक्ट कर रहे होंगे बलों के माध्यम से। तो देखते हैं बच्चों, मैं हूं सिद्धार्थ रितश और आप देख रहे हो व्युत्पत्ति चैनल। तो आज की अपनी कार्यवाही शुरू करते हैं। तो बेटा ये देखिए, आपका ये वस्तु है, एक एक ब्लॉक रखा है, एक गुटका रखा है। इस गुटके को एक समतल पे रखा है। मैं एक रस्सी के माध्यम से क्या कर सकता हूं, क्या मैं इसे खींच सकता हूं या धकेल भी सकता हूं? मैं इसे केवल खींच सकता हूं, जिसे कहते हैं पुल कर सकता हूं। इस मास को मैं केवल रस्सी की हेल्प से पुल कर सकता हूं। अब आपका पुश नहीं किया जा सकता। तो एक बात यह है, अब आप जरा ध्यान से सोचिएगा कि अगर आप रस्सी को बेटा खींचोगे तो क्या होगा। ध्यान से सोचो, अगर आपके पास एक रुमाल है तो हाथ में रुमाल पकड़ो और ऐसे करके रुमाल को खींचने की कोशिश करो तो क्या होता है, रुमाल तन जाता है। और हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं रुमाल में तनाव आ गया। तो आज ये तनाव किस तरीके से किसी रस्सी के अंदर आता है ये जानेंगे। तो अपना जो टॉपिक है आज का वो यही है कि तनाव, रस्सी में तनाव कैसा आता है। तो भाई रस्सी में तनाव किस प्रकार से आएगा ये जानना है हमें, ठीक है। अब आप जरा सोचें, आपने रुमाल को ऐसे खींचने की कोशिश करी तो जो रुमाल के अणु हैं या आप कहें उनके अणु के अंदर जो परमाणु हैं उनके बीच का आप जो गैप है ये बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहां पर एक अंतःआण्विक बल, इंटरमोलिकुलर फोर्स, ठीक है, ये आ जाता है, इंद्रा आणविक बल आ जाता है, जिसकी वजह से, और वो कैसा होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो आकर्षण का बल आता है। इस बल की वजह से रस्सी में आ जाता है तनाव। तो तनाव क्या है, तनाव वास्तव में है क्या बच्चों? तनाव जो है एक प्रकार का अंतःआण्विक बल है जो रस्सी के अणु तथा परमाणुओं के मध्य लगता है। तो इस बात को हम लिख लेते हैं कि तनाव क्या है। तनाव एक अंतःआण्विक बल है जो तब आता है जब रस्सी के अणुओं तथा परमाणुओं के बीच की दूरी में परिवर्तन हो रहा हो या होने वाला हो, ठीक है, या होता है, हम ऐसे कह देते हैं होता है भाई। जब बीच की दूरी में हल्का सा परिवर्तन होगा तभी ये अंतःआण्विक बल आ जाता है। और इस परिवर्तन का क्या करता है, अपोज करता है, विरोध करता है, जो तनाव है। अब बच्चों तनाव को किस तरीके से हम अपने मुक्त बल आरेख जो हमने बनाया था, मुक्त वस्तु आरेख कह लें या मुक्त वस्तु बल आरेख कह लें, फ्री बॉडी डायग्राम कह लें, उसमें कैसे लगाते हैं ये देखते हैं। तो आप जब भी रस्सी को खींचोगे तो उसमें आ जाएगा तनाव, और रस्सी में जो तनाव आता है वो आता है बच्चे अंदर की तरफ, हमेशा रस्सी की दिशा में आता है। जो रस्सी है उसी के अलोंग आएगा, रस्सी के अनुदिश आएगा, रस्सी की लंबाई के अनुदिश आता है तनाव। तो तनाव हमेशा याद रखना, तनाव हमेशा
रस्सी की लंबाई के अनुदिश आता है। पहली बात बच्चों ये हो गई, पहला पॉइंट, तनाव हमेशा रस्सी में अंदर की तरफ आता है। ठीक है, अब ये मुख्य बातें। अब अगर मान लीजिए रस्सी की सहायता से आप किसी पिंड को खींच रहे हैं, किसी वस्तु को खींच रहे हैं, तो किस तरीके से रस्सी और वस्तु के बीच में इंटरेक्शन होगा या उनके बीच में बल आएंगे, ये देखते हैं। आपने रस्सी पे इधर की तरफ बल लगाया तो देखिए रस्सी की लंबाई इधर की बढ़ने की चेष्टा होगी, तो रस्सी इसके विपरीत इस प्रकार से बल लगाएगी और इस पर इस प्रकार से बल लगाएगी। ठीक है, आसान है। रस्सी की लंबाई बढ़ने की कोशिश कर रही आपने, तो यहां पे इस तरीके से बल आया और यहां पर ये इस तरीके से। जैसे आप रस्सी की लंबाई बढ़ाने की कोशिश करोगे किसी भी तरीके से, रस्सी अपनी लंबाई कम करने के लिए ऐसे अंदर की तरफ बल लाएगी, तो ये बल आ गया। तो आप देखिए वस्तु से दूर की तरफ बल आता है और जहां पे बल लगा रहे हैं उससे इधर अंदर की तरफ बल आ रहा है। तो हमेशा याद रखना रस्सी में अंदर की तरफ बल आता है। अब आपसे पूछा जाए कि भाई अगर यहां पर टेंशन देखना है तो आप कैसे देखोगे, यहां पर टेंशन देखना चाहते हो तो क्या करोगे, आप ये मानो कि ये एक रस्सी होगी ना, एक रस्सी है, ये एक रस्सी है, ये एक रस्सी है, तो आप ये मानो कि ये इधर बल लगा रही होगी, ये वाली रस्सी इस बिंदु पर इधर बल लगा रही होगी, ऐसे अंदर की तरफ आता है, और ये वाली रस्सी इस बिंदु इस रस्सी के दूसरे वाले हिस्से पर इधर की तरफ बल लगाएगा। तो आप समझो कि अगर आपको देखना है कि रस्सी का, मान लीजिए मैं कह देता हूं ए, ये कह दिया बी, ए सी, ए बी भाग, इस रस्सी का ए बी भाग बीसी भाग पर किस तरीके से बल लगा रहा है, तो हमें देखना है ए बी ने क्या बल लगाया। तो आप इसको भूल जाओ और इसका जो बल है वो किस दिशा में आ रहा है, वो इस दिशा में आ रहा है। याद रखना किसी भी वस्तु का जब हम मुक्त बल आरेख लगा रहे होते हैं तो वो वस्तु क्या बल लगा रही है ये नहीं देखते हैं, उस वस्तु पर क्या बल लग रहे हैं वो देखते हैं। तो इसी तरीके से इस वस्तु पर, इस रस्सी पर ये क्या बल लगा रहा है ये देखना है हमें, यानी कि ए बी भाग इस बीसी भाग पर क्या बल लगा रहा है। तो बेटा ये इस तरीके से आ जाएगा, आपका इधर की तरफ टेंशन आ जाएगा। ठीक है, आसान बातचीत है। तो रस्सी में किस तरीके से तनाव आता है ये अभी हमने देखा, इसे नोट करिए, फिर आगे की बात करते हैं कि आदर्श रस्सी क्या होती है। तो बच्चों अब बात करते हैं कि भाई अपनी आदर्श रस्सी क्या है। आदर्श रस्सी के विषय में बात करते हैं। तो मैंने आपको जैसे बताया है, ध्यान दीजिएगा इस बात को बेटे, कि जो रस्सी की वजह से किसी वस्तु पर बल लगता है, रस्सी अगर मुझे देखना है रस्सी का तनाव इस वस्तु पर किस तरीके से लगेगा, तो वस्तु के संपर्क, ये रस्सी और वस्तु का संपर्क हो रहा है, इस संपर्क बिंदु से दूर लगेगा। जैसे ये अगर रस्सी थी तो रस्सी का तनाव बल इस संपर्क बिंदु से दूर लगेगा। अगर मैं रस्सी पर इधर बल लगा रहा हूं तो ये रस्सी इधर की तरफ संपर्क बिंदु से दूर की तरफ बल लगाएगी। तो इस तरीके से टेंशन आता है या तनाव आता है। अब बेटा आपकी आदर्श रस्सी यानी कि आइडियल स्ट्रिंग क्या है? तो बेटा आइडियल स्ट्रिंग के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं और उनसे क्या क्या प्रभाव होता है वो सब देखेंगे। तो आप देखें कि आदर्श रस्सी द्रव्यमान रहित होती है। आदर्श रस्सी द्रव्यमान रहित होती है, यानी कि हल्की, बहुत हल्की होती है। द्रव्यमान रहित यानी कि बहुत हल्की होती है। क्या मतलब होता है, क्यों ऐसा मानते हैं ये समझेंगे आगे। बहुत हल्की होती है, पहला बिंदु तो ये है। तो अगर आपसे कहें कि मास ऑफ द स्ट्रिंग यानी कि रस्सी का द्रव्यमान शून्य होता है। आदर्श रस्सी
घर्षण रहित होती है, यानी कि चिकनी होती है, चिकनी एकदम। ठीक, यानी कि उसमें फ्रिक्शन नहीं होता। कहीं भी रस्सी अगर किसी भी पुली से जा रही होगी, स्लिप होगी, तो वहां पे फ्रिक्शन का फोर्स हम नहीं देखेंगे। आगे की बात करते हैं बच्चों, और क्या महत्वपूर्ण बात है रस्सी के बारे में। आदर्श रस्सी जो होती है आपकी, अवितान्य होती है। ये क्या मतलब है इस शब्द का? यानी कि आप रस्सी पे अगर बल लगाएंगे तो रस्सी की लंबाई में परिवर्तन शून्य रहता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। आदर्श रस्सी अवितान्य होती है, अर्थात रस्सी रस्सी पर बल लगाने पर रस्सी की लंबाई में बच्चों परिवर्तन नहीं होता। रस्सी की लंबाई में परिवर्तन शून्य होता है। ये बात है बेटा। ठीक है, तो अगर जैसे ये रस्सी है, आपने ये मान लीजिए रस्सी है, इस पे बल लगाया, ये यहां से बंधी थी, बल लगाया, बल लगाया, मान लीजिए इसकी जो लेंथ थी प्रारंभिक एलआई थी, और बल लगाने पर आपकी जो लेंथ है, मान लो, हम नहीं कह रहे कि बदली नहीं बदली, एलएफ है, ये बल लगाने पर जो लेंथ है एलएफ है। अगर रस्सी आपकी अवितान्य है, रस्सी आपकी आदर्श है, आइडियल स्ट्रिंग है, रस्सी आदर्श है, तो इस परिस्थिति में एल फाइनल माइनस एल इनिशियल डेल्टा एल रस्सी की लंबाई में परिवर्तन शून्य होगा। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये बेटा, इससे कई सारे सवाल और होंगे, तो इनको नोट करिए। पहली प्रॉपर्टी देखते हैं कि जो मैंने बताया था, आपकी रस्सी अगर द्रव्यमान रहित है, द्रव्यमान रहित होने का मतलब रस्सी का जो द्रव्यमान है, मास ऑफ द रोप शून्य है। तो देखिए, मान लीजिए ये आपकी रस्सी है एक, ठीक है, रस्सी को नीले से बना देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये आपकी रस्सी है बेटा एक, इसका द्रव्यमान नहीं है, बहुत हल्की रस्सी है, जैसा कि आदर्श रस्सी में हमने ये माना था, बहुत हल्की रस्सी है। अब बेटा जब आप इस रस्सी से मान लीजिए इस वस्तु को खींचा जा रहा है, तो रस्सी में जो तनाव आता है वो अंदर की तरफ आता है। अब क्या ये तनाव जो है ये समान होगा या भिन्न भिन्न होगा? पूरी रस्सी में ये तनाव समान होगा या भिन्न भिन्न होगा, ये बात जानना चाहते हैं। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा वैसे मुझे पता है रस्सी द्रव्यमान रहित है, तो मैंने क्या करा, ये मैंने रस्सी का एक बहुत छोटा सा टुकड़ा देखा। ये टुकड़ा जो है आपका, ये वाला टुकड़ा, अब आप देखें रस्सी का ये वाला जो हिस्सा है, इस टुकड़े पर इधर की ओर बल लगा रहा होगा, और इसको कह दिया मैंने ये वाला हिस्सा जो है, इसे कह देता हूं ए, इसको कह देता हूं बी, इसको कह दिया सी, और ये डी। तो रस्सी का जो ए बी हिस्सा है, भाई मैंने बताया आपको अंदर की तरफ बल लगते हैं, तो रस्सी का जो ए बी हिस्सा है इधर की तरफ बल लगा रहा होगा, रस्सी का ये सी डी हिस्सा है, ये मान लीजिए T2 इधर की तरफ बल लगा रहा है। अब ये वस्तु, भाई बल लगा के आप खींचोगे अगर रस्सी से, तो वस्तु क्या करने लगेगी, चलने लगेगी। तो वस्तु चलने लगी, रस्सी भी चलने लगी, रस्सी का कुछ त्वरण है, कुछ बात है। तो इस जो द्रव्यमान है, ये बीसी भाग का द्रव्यमान भी क्या होना चाहिए, द्रव्यमान शून्य होना चाहिए, क्योंकि हमारी पूरी रस्सी का द्रव्यमान शून्य है, तो इसका भी द्रव्यमान बेटा क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए।
तो इसका अगर द्रव्यमान शून्य है, मान लीजिए इस हिस्से का कोई त्वरण ए है, तो आप देखेंगे भाई त्वरण ए है तो रस्सी के जो बीसी पोर्शन है उस पर कुल बल कितना है। रस्सी के बीसी भाग पर कुल बल, रस्सी के बीसी भाग पर जो कुल बल है बच्चों, वो हो गया आपका, मैंने कहा भाई त्वरण की दिशा में जो बल है वो मैंने धनात्मक लिया, और त्वरण की दिशा के विपरीत दिशा का बल मैंने ऋणात्मक लिया। तो यहां से लिखूंगा T1 माइनस का T2 बराबर, कुल बल बराबर होता है रस्सी का द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो देखिए रस्सी का द्रव्यमान तो शून्य है, तो T1 माइनस T2 इज इक्वल टू हो गया आपका 0। तो आप यहां से देख सकते हैं T1 बराबर हो गया T2। तो यहां पर हमें बात समझ में आई कि अगर आपकी रस्सी द्रव्यमान रहित रहती है तो इस परिस्थिति में रस्सी में पूरा जो तनाव होता है वो समान होता है। तो अगर रस्सी, बहुत महत्वपूर्ण बात बताइए बेटा मैंने, अगर रस्सी आपकी द्रव्यमान रहित है तो संपूर्ण रस्सी में तनाव समान रहेगा। ये एक बात हो गई, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं कि भाई मैंने आपको बताया कि जो रस्सी है हमारी वो घर्षण रहित है, तो अगर रस्सी घर्षण रहित है तो रस्सी, ऐसी परिस्थिति में रस्सी के ऊपर जो तनाव है वो भी समान रहेगा। अगर रस्सी आपकी द्रव्यमान रहित हो और मान लीजिए ये रस्सी किसी पे स्लिप हो रही है तो इसका घर्षण रहित होना भी जरूरी है, प्लस घर्षण रहित हो। तो ऐसी परिस्थिति में रस्सी में जो तनाव है बच्चों, रस्सी में तनाव समान रहेगा। ठीक है बच्चों, तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। अब एक और बात मैंने करी थी, इसे नोट कर लीजिए स्क्रीन पॉज करके, फिर आगे की बात करते हैं। जल्दी से पॉज करिए स्क्रीन। तो बेटा मैंने आपसे एक और बात करी थी कि रस्सी अवितान्य है, मतलब रस्सी की लंबाई में परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो यदि रस्सी की लंबाई में परिवर्तन नहीं होता तो क्या होता है, देखते हैं इस बात को और आराम से समझते हैं। आदर्श रस्सी का भी ये भी एक हिस्सा है। तो कुछ इस तरीके से समझते हैं बच्चों, देखिए। मान लीजिए ये एक एक घर्षण रहित समतल है और इस पर एक वस्तु A रखी है। वस्तु A से वस्तु B एक रस्सी के माध्यम से जुड़ी हुई है। ये रस्सी की जो लंबाई है वो क्या होगी, अगर मान लीजिए वस्तु A की स्थिति इस ओरिजिन या मूल बिंदु से एक्स ए है और ये जो वस्तु की स्थिति है, मैं कह रहा कि इसका जो आकार है बेटा नगण्य है, ये लंबाई आप नगण्य माने, ठीक है। या मान लें ये रस्सी इनके केंद्रों से जुड़ी है, वस्तु का आकार बहुत छोटा है, वस्तु का आकार बहुत छोटा लिया है, बहुत छोटा है, तो हमें वो नहीं देखने की जरूरत है। ठीक है बच्चों, आगे की बात देखो, वस्तु का आकार बच्चों बहुत छोटा है, तो जो आपकी बी, जो रस्सी का दूसरा है, ये हो गया आपका एक्स बी। अब आप ध्यान से देखिए, इसके एक्स बी माइनस एक्स से करूं तो मेरे को मिल जाएगी रस्सी की लंबाई, जो मैंने कहा एल, एल इनिशियल कह दे रहा मैं इसे। तो रस्सी की लंबाई जो है आपकी एल इनिशियल, ये बराबर हो गई आपकी एक्स बी माइनस का एक्स से। अब बेटा रस्सी में देखो तनाव इस तरीके से ही होगा, संपर्क बिंदु से दूर की तरफ लगाते हैं। अब आगे की बात करें तो मान लीजिए ये वस्तु किसी बल लगाने के कारण ये पूरा जो आपका सिस्टम है ये चलने लगा। किसी समय पर वस्तु ए यहां पहुंच गई और वस्तु बी यहां पहुंच गई।
ठीक है, नई जो स्थिति है आपकी, नई जो स्थिति है वो ये आ गई एक्स ए, इसे प्राइम बोलते हैं, डैश नहीं बोलिएगा, और ये एक्स बी प्राइम। ठीक, इस मूल बिंदु के सापेक्ष मान लीजिए वस्तु ए का जो विस्थापन हुआ है ये हुआ है डेल्टा एक्स ए, वस्तु बी का जो विस्थापन हुआ है वो हुआ है डेल्टा एक्स बी, और इसके बीच में आपकी है रस्सी। और इस परिस्थिति में मान लीजिए रस्सी की लंबाई में कह रहा हूं एल फाइनल, तो मैं लिखूंगा एल फाइनल बराबर एक्स एफ या एक्स बी प्राइम माइनस एक्स ए प्राइम, भाई यही है, एक्स बी प्राइम माइनस एक्स ए प्राइम, ये हो गया। तो इस परिस्थिति में एल फाइनल ये हो गया। अगर मैं कहूं कि रस्सी की लंबाई में परिवर्तन क्या है, तो वस्तु की लंबाई में परिवर्तन अंतिम लंबाई माइनस प्रारंभिक लंबाई, तो ये कितना हो गया, एक्स बी प्राइम जो कि अंतिम स्थिति है बी वस्तु की, एक्स बी प्राइम माइनस एक्स ए प्राइम माइनस एक्स ए प्राइम माइनस एक्स, माफ कीजिएगा, एक्स बी माइनस एक्स ए। अगर इसे और हल करें तो इसको लिख सकते हैं एक्स बी प्राइम माइनस का एक्स बी माइनस एक्स ए प्राइम माइनस का एक्स ए। तो ये आ गया रस्सी की लंबाई में परिवर्तन। अब ये एक्स बी प्राइम क्या है बच्चों, एक्स बी प्राइम है वस्तु बी का विस्थापन, एक्स ए प्राइम है वस्तु ए का विस्थापन। देखिए यही तो है ना, एक्स ए प्राइम ये है, एक्स ए ये है, तो ये आपका एक्स डेल्टा एक्स से आ गया। तो इस तरीके से आपको पता चला ये आया डेल्टा एल। ठीक है, तो आपकी वस्तु की जो वस्तु के विस्थापन है उनका अंतर क्या है, रस्सी की लंबाई में अंतर। यदि रस्सी आदर्श है, यदि रस्सी आदर्श है तो रस्सी की लंबाई में परिवर्तन शून्य होता है। ऐसी परिस्थिति में डेल्टा एक्स बी बराबर डेल्टा एक्स से आ जाएगा, यानी कि जितना वस्तु बी विस्थापित हुई है उतनी ही वस्तु ए विस्थापित होगी। अगर मैं बेटा इसको ऐसे लिख दूं, ये अगर जो विस्थापन है बहुत नगण्य होता तो नगण्य मतलब dx b हो जाता और dx a हो जाता। तो अगर मैं दोनों तरफ dt से डिवाइड कर दूं तो ये आ गया आपका ये हो गया वस्तु b की जो गति है रस्सी की दिशा में, और वस्तु माफ कीजिएगा ये वस्तु ए की है, वस्तु ए की भाई ये क्या हो जाएगी वेलोसिटी, वस्तु बी की ये हो गई। तो वस्तु बी की रस्सी की दिशा में जो वेग है बराबर होगा वस्तु ए का रस्सी की दिशा में जो वेग है। और अगर दोबारा मैं इसका अवकलन कर दूं तो मैं लिख सकता हूं dvb बाई dt बराबर dva बाई dt। तो ये हो जाएगा बिंदु B का या वस्तु B या बिंदु B का जो त्वरण है वो बराबर होगा बिंदु A के। और रस्सी अगर आपकी आवितान्य है, यानी कि रस्सी का जो लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो कोई भी दो बिंदु ले लें रस्सी पर, कोई भी दो बिंदु ले लें, उन दोनों बिंदुओं का जो त्वरण होगा परिमाण में समान होगा। यानी कि इस बात को याद रखिएगा, त्वरण जो होगा समान होगा, रस्सी पे स्थित कोई भी दो बिंदुओं का त्वरण समान होगा यदि रस्सी अवितान्य है। एक महत्वपूर्ण बात है बच्चों ये, तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ध्यान से समझना कि रस्सी से जुड़ी वस्तुओं के जो वेग के घटक हैं रस्सी की दिशा में समान होंगे। ठीक, तो इसको पहले नोट कर लो फिर इस बात को लिखा देते हैं हम। तो बच्चों हमने अभी समझा कि रस्सी अगर आदर्श है, रस्सी अगर आदर्श है तो क्या है ये जाना हमने। यदि रस्सी अगर आदर्श है यानी कि अवितान्य है, रस्सी की लंबाई में परिवर्तन नहीं होता, तो रस्सी पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं का बिंदुओं के वेगों का
वेगों का रस्सी की लंबाई के अनुदेश, रस्सी की लंबाई के अनुदेश जो घटक होते हैं, घटक बराबर होंगे, बराबर होंगे। बेटा इन बातों को बहुत आप इंपॉर्टेंट समझना। मतलब देखो, मान लो कोई दो आपके जो हैं, ये एक बहुत अच्छा सवाल मैं आपको बता रहा हूं। मान लीजिए आपके जो ये इस तरीके से है, ये कह रहा हूं कि अगर ये बिंदु ए, आप ये याद रखिए एक घिरनी है, घिरनी पे से ये रस्सी स्लिप हो रही है, रस्सी जो आपकी है चिकनी है, आपकी आदर्श रस्सी है। तो इस परिस्थिति में मान लीजिए ये v वेग से बच्चों नीचे जा रही है, तो इस वस्तु का जो वेग है, इस वस्तु b का जो वेग है, वो आपसे पूछा है क्या होगा। तो ये मान लीजिए इस समय क्षैतिज से थीटा कोण बना रहा है, तो क्या होगा वस्तु b का वेग। इस प्रकार के प्रश्न जो है आपके इसी बात से होते हैं। या हम कह सकते हैं जो वस्तु, जो रस्सी पे स्थित कोई भी दो बिंदुओं का जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन या वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होती है वो जीरो होती है। तो इसको भी लिख लेते हैं रस्सी पर। बेटा बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये आपके एडवांस के लिए। रस्सी पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के का वेलोसिटी ऑफ, जो मैं आपको मोशन इन अ प्लेन में डिस्कस कर चुका हूं, सेपरेशन या वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जीरो होंगे या शून्य होगा। ठीक है, अब आप देखें, मैंने मान लिया कि वस्तु b का वेग ये है, तो इस बिंदु का रस्सी की दिशा के अनुदिश जो घटक आएगा वो क्या आएगा, vb cos थीटा। भाई यही आएगा ना बच्चों, ये b का जो इस दिशा में vb वेग है, इसका जो इस दिशा में घटक आएगा ये आएगा आपका vb cos थीटा। vb cos थीटा आएगा, और रस्सी का इस दिशा में क्या है, v है। तो रस्सी पे स्थित किन्हीं दो बिंदुओं का वेग का परिमाण जो समान होता है, मैंने आपको बताया, वहां से हम लिख सकते हैं va बराबर vb cos थीटा, और यहां से लिख सकते हैं vb बराबर va बटे cos थीटा। तो ये एक आपका अच्छा सवाल है, इसे कंस्ट्रेंट मोशन कहते हैं। अब कंस्ट्रेंट मोशन को हम बंधन गति भी बोलते हैं, तो इसके ऊपर ये एक प्रश्न है। ठीक है, अच्छा ये याद रखिएगा, कंस्ट्रेंट मोशन बच्चों जो है हमारे आईआईटी, जेई और नीट में, इससे आईआईटी में एक सवाल आया है, एक दो सवाल आए, उसके बाद आज तक नहीं आए, और नीट में भी नहीं आए। लेकिन हमें ये बातें पता होना जरूरी है, तभी तो हम प्रश्न कर पाएंगे। अब भिन्न विभिन्न परिस्थितियों में हम कैसे रस्सी पे बल देखते हैं, इसकी बातचीत करते हैं। तो उससे पहले मैं चाहता हूं आप ये सब लिख लो, स्क्रीन पॉज करिए और सब लिख लीजिएगा। तो आइए देखते हैं बच्चों की विभिन्न परिस्थितियों में कैसे रस्सी वस्तु पर बल लगाती है। तो मान लीजिए एक रस्सी से एक m मास का ब्लॉक टंगा हुआ है, तो इसमें इस रस्सी में तनाव कैसा आएगा ये देखते हैं। तो तनाव बच्चों देखो, रस्सी संपर्क बिंदु ये है, इससे दूर आएगा, ये संपर्क बिंदु है, इससे दूर आएगा, अंदर की तरफ आएगा, रस्सी की लंबाई की तरफ आएगा बच्चों। तो हमने ये सीखा कि किस तरीके से रस्सी पर तनाव आ रहा है। आगे की बात देखते हैं। मान लो दो वस्तुएं आपस में कुछ इस प्रकार से जुड़ी हुई हैं। ये वस्तु A है, ये वस्तु B है, और इस वस्तु B पर F बल लगाया जा रहा है। तो मान लीजिए इसका द्रव्यमान ma है, इसका द्रव्यमान mb है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या क्या फ्री बॉडी डायग्राम बनेंगे,
किस तरीके से हम इनका त्वरण निकालेंगे, सारी बातें करते हैं और किस तरीके से इसका इस्तेमाल करके प्रश्न करना चाहिए। तो देखिए, पहले मैं बॉडी बी को देखता हूं। बॉडी बी पर एक बाह्य बल F इस तरीके से लगा है। बॉडी बी को धरती माता नीचे की तरफ mg वेट या भार लगाएंगी, ऊपर की तरफ धरती की सतह एक नॉर्मल रिएक्शन NB लगाएगी। इधर देखो रस्सी जो है संपर्क बिंदु ये है, दूर की तरफ बल ये लगेगा, ये संपर्क बिंदु है, दूर की तरफ बल ये लगेगा। तो आप देखें इधर की तरफ पीछे की तरफ टेंशन आएगा। अब मैंने बताया था रस्सी से जुड़े हुए कोई भी दो बिंदुओं का त्वरण समान होगा, यानी कि यदि वस्तु B आपकी A त्वरण से चल रही है तो निश्चित तौर पर आपकी वस्तु A भी A त्वरण से चलेगी। ये पहले हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि अगर त्वरण भिन्न भिन्न हो गए तो रस्सी की लंबाई बढ़ने लगेगी। और हमारी जो रस्सी है बच्चों, ये रस्सी हमारी किस प्रकार की है? ये रस्सी हमारी अवितान्य है या आदर्श रस्सी है। आदर्श यानी कि आइडियल स्ट्रिंग है, तो ये तो संभव नहीं है कि उसकी लंबाई बढ़े, तो इसलिए ये चीज परिस्थिति नहीं है। आगे की बात करते हैं बेटे। तो ये आपका कुछ इस तरीके से आ गया। अब ये मेरा वस्तु B कहा गया, तो ये त्वरण हो गया। तो आपके वस्तु B का ये मुक्त बल आरेख मैंने बना दिया। मुक्त वस्तु पिंड आरेख, ये मैंने बना दिया। अब क्या करते हैं, देखिए इसको मैं कह रहा हूं y अक्ष और इसको मैं कह रहा हूं x अक्ष। तो ध्यान से देखें, y अक्ष के अनुदिश वस्तु की कोई भी गति नहीं है। वस्तु इधर की तरफ चल ही नहीं रही है, कोई गति नहीं है वस्तु की। तो y अक्ष के अनुदिश जो भी बल लग रहे होंगे उनका परिणामी शून्य होगा। या मैं कह सकता हूं NB बल जितना ऊपर की तरफ है उतना MBG नीचे की तरफ लग रहा है। तो यहां से बच्चे हम कह सकते हैं NB इज इक्वल टू MBG। समीकरण संख्या 1 लिख ली। अब अगर आप देखें कि बल F को देखें और T को देखें और एक त्वरण है, तो न्यूटन का द्वितीय सिद्धांत ये कहता है कि बलों का परिणामी जो होता है वस्तु का द्रव्यमान गुणा त्वरण के बराबर होता है। तो भाई मैं क्या करता हूं, आसान करने के लिए बेटे, त्वरण की दिशा में जो बल है उसे धनात्मक लो, त्वरण की विपरीत दिशा में जो बल है उसे ऋणात्मक लो। तो F माइनस का T बराबर MB इंटू A। F माइनस का T, F माइनस T इज इक्वल टू MB इंटू A। तो ये आपका एक समीकरण 2 हो गई। अब देखिए रस्सी आपकी एक जैसी ही थी, आपकी आइडियल है, तो उसमें तनाव बल जो है परिमाण में बच्चों समान होगा। तो हमने ये बात देखी है यहां पर। अब मैं वस्तु A का मुक्त बल आरेख बना रहा हूं। वस्तु A का मुक्त वस्तु बल आरेख। बेटा मैं इसको अब सीधे FBD ही लिखा करूंगा। मुक्त वस्तु बल आरेख बना रहा हूं बच्चों। तो क्या बनेगा जरा ध्यान से देखिएगा। वस्तु B पर रस्सी इधर की तरफ ये टेंशन दे रही है, ऊपर की तरफ एक जो धरती की सतह है ये ऊपर बल लगा रही होगी, नॉर्मल रिएक्शन A। नीचे की तरफ वृत्तीय बल MAG जो वस्तु का भार है, और इधर की तरफ कुछ भी नहीं है। तो ये हो गया। अब इधर वस्तु का त्वरण A है और द्रव्यमान वस्तु का MA है। तो आप लिख सकते हैं भाई F बराबर, माफ कीजिएगा T। देखिए Na इस वस्तु की इस दिशा में तो कोई गति नहीं है, y अक्ष के अनुदिश, यानी कि y अक्ष के अनुदिश लग रहे सभी बलों का जो योग है वो शून्य होगा, या मैं कह सकता हूं Na बराबर होगा MAG के। आगे की बात करें बच्चों, तो इधर देखें तो वस्तु की इस दिशा में जो है एक ये बल जो है ये अनबैलेंस्ड है। तो आप देखें T बराबर M इंटू ए, M इंटू ए, ये आ गया आपका बेटा इस तरीके से। तो बच्चों ये आ गया। अब देखो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 और 4 को देखें, T का मान रखते हैं। तो F बराबर आ गया आपका, देखिए
टी का मान रख दिया तो एफ माइनस एम ए इंटू ए बराबर एम बी इंटू ए, एफ बराबर एम ए प्लस एम बी इंटू ए, और ए बराबर हो गया एफ और एम ए प्लस एम बी। तो आपका त्वरण आ गया कि किस त्वरण से आपकी ये दोनों पिंड चल रहे होंगे। अब अगर त्वरण मिल गया मुझको तो बच्चे मैं लिख सकता हूं कि तनाव कितना आया रस्सी में। तो तनाव जो आ गया आपका वो आ गया m, और a का मान हमने रख दिया f बटे एम ए प्लस एम बी। तो इस प्रकार से बच्चे ये प्रश्न देखे जाते हैं। अभी तो मैंने आपको बहुत डिटेल्ड सोल्यूशन बताया है, इसका एक आसान ट्रिक भी है वो भी देखेंगे। तो पहले आप इसे नोट करिए, स्क्रीन पॉज करिए बच्चों, इसे नोट जरूर करिएगा, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब बच्चों देखते हैं कि भाई दो वस्तुएं कुछ इस प्रकार से देखिएगा। एक वस्तु ये है, दूसरी वस्तु ये है, तीसरी वस्तु ये है। ये आपकी वस्तु, इसका द्रव्यमान ma कह दिया, इसका mb कह दिया और इसका mc द्रव्यमान कह दिया। तो ये तीनों रस्सियों को F बल से खींचा जा रहा है। तो देखिए आप जरा ध्यान से देखिएगा कि क्या आपकी इस परिस्थिति में जो रस्सी है उनके अंदर द्रव्य में जो तनाव है वो समान रहेगा? नहीं, ये रस्सी अलग है बेटा, ये रस्सी अलग है, एक रस्सी नहीं है ये। तो इस रस्सी में हम कह देते हैं तनाव T1 आया है, और इस रस्सी में जो तनाव आया है T2 आया है। तो इस परिस्थिति में इस तरीके से हम रस्सी में तनाव देखेंगे। ठीक है बच्चों, आसान बातचीत है। अब अगर मुझे देखना है कि तनाव का मान, तो मैं आपको अभी ट्रिक सिखा रहा हूं। हम इसको अगर जनरल वे में करेंगे, आप करना चाहें तो उसको वैसे भी कर सकते हैं, कोई मतलब समस्या की बात नहीं है। इसको आप आसान तरीके से कर सकते हैं, मैं भी करके दिखा दूंगा। चलो मैं आपको पहले दिखाई देता हूं। तो अगर मैं वस्तु ए का एफपीडी बनाऊं तो फटाक से देखिएगा Na ऐसे बनेगा। अच्छा, तीनों मान लिया मैंने ए त्वरण से चल रही है, ये तीनों ए त्वरण से चलेंगी क्योंकि रस्सी आपकी आदर्श है। तो यहाँ पर F बल लग रहा है, यहाँ पर T1 बल लग रहा है, यहाँ पर MAG बल लग रहा है, A त्वरण है, यहाँ से लिखा F माइनस का T1 बराबर MA, समीकरण संख्या 1 हुई। अगर मैं वस्तु B का अगर मैं आपके सामने वीडियो, तो यहाँ पे आएगा बेटा आपका T1, यहाँ पर आएगा आपका T2, ऊपर आएगा नॉर्मल रिएक्शन अविलंब प्रतिक्रिया, नीचे आएगा MBG। तो यहाँ से आप लिखेंगे T1 माइनस का T2 बराबर MBA, सेकंड हो गया। अब आप अगर C वाली बॉडी को पकड़े तो T2 इधर, NC इधर, MCG इधर, लिखेंगे T2 बराबर MC इंटू A। तो ये आपका T2 बराबर आ जाएगा। अब तीनों समीकरण को अगर जोड़ दें तो आपको देखो क्या मिलेगा। देखिए इससे ये मरा और इससे ये मरा, तो ये बना आपका F बराबर MA प्लस MB प्लस MC गुणा A। तो A बराबर आपका हो गया F बटे MA प्लस MB प्लस MC, ये आपका त्वरण आ गया। अब अगर आप इस त्वरण का मान रखना चाहें किसी भी समीकरण में तो आप रख सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, जब भी हम आपका त्वरण की गणना कर रहे होते हैं उस परिस्थिति में आपका तनाव जो है वो कट जाता है। वास्तव में तनाव है क्या? तनाव एक आंतरिक बल है, और अगर आप न्यूटन के द्वितीय नियम को याद करें तो किसी वस्तु पर लग रहे बाह्य बल बराबर होता है उस किसी वस्तु पे लग रहा कुल बाह्य बल बराबर होता है उस वस्तु का त्वरण गुणा द्रव्यमान। तो अगर मैं सिस्टम मान के ये प्रॉब्लम करूं तो कैसे करूंगा, या निकाय मान के करूं तो कैसे करूंगा, उसको करना है पहले से नोट कर लो आप लोग, फिर करता हूं। ठीक है, तो इसे आप नोट करिए स्क्रीन पॉज करके। तो बच्चों निकाय मान के कैसे करेंगे, तो मैंने मान लिया ये एक निकाय है और इस पे जो क्षैतिज दिशा में बाह्य बल लग रहा है वो है F। तो याद रखिएगा कुल बाह्य बल क्षैतिज दिशा में F है। ये F बाहर से आया, मैंने केवल ये ब्लॉक ये ब्लॉक ये ब्लॉक, बाकी जितने बल हैं आंतरिक बल हैं। तो आपके बल बराबर होता है
कुल द्रव्यमान दैट इज Ma+Mb+Mc गुणा त्वरण, तो आप यहां से लिख सकते हैं डायरेक्ट त्वरण F। देखिए कितना आसान है, बस समझ में आ जाए एक बार तरीका तो बहुत आसान हो जाता है। मैं कई सारे सवाल कराऊंगा, आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा, इस पे आप परेशान ना हो। तो अब याद रखिएगा, इसको ऐसे में याद रखता हूं, वस्तु में गति लाने, निकाय में गति लाने वाले बल, कुल बल, निकाय में गति लाने वाला कुल बल बराबर होता है निकाय का द्रव्यमान तथा वस्तुओं के गुणनफल। कैसे याद रखना, ये ट्रिक ऐसे याद रखोगे, सवाल चुटकियों में होंगे। आगे एक और बातचीत है, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, जिसे कहते हैं एटवुड मशीन। एटवुड मशीन। तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। अगर बच्चों लेक्चर पसंद आया, आपको अच्छा लगा, तो जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो। आपको इसी तरीके के डिटेल्ड एनालिसिस की, भौतिकी यानी कि हम गहराई में इसका विश्लेषण करेंगे। ऐसा नहीं है कि डेरिवेशन कर लिया और ये हो गया। बेटा ऐसे फिजिक्स नहीं होती, फिजिक्स है गहराई से समझना है, तभी तो मेरा देश उन्नति करेगा, तभी मेरे प्यारे बच्चों आप लोग भी उन्नति करोगे। मैं चलता हूं, मेहनत से पढ़िएगा जितनी मेहनत से मैं पढ़ा रहा हूं। जय हिंद।